हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मेरा नाम है आदिति और आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके एंग्लो नेपाल वॉर और एंग्लो बुर्मीज वॉर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन दोनों वॉर्स के बारे में करेंगे बातचीत। ओके, तो यहाँ पर आप इसको एंग्लो गुरखा वॉर भी बोल सकते हो। ठीक है, गुरखा वॉर भी बोल सकते हो और नेपाल वॉर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अब तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं और उनके जो राजा थे उनसे लड़ रही थी। जैसे कि आखिरी जो हमारा लेक्चर था, ठीक है, जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हम लोगों ने एंग्लो मराठा वॉर जो था वो डिस्कस किया था, वो भी 2 पार्ट्स में। अब यहाँ पर क्या है कि मराठा के बाद हमें देखने को मिलता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो नेपाल के साथ भी लड़ाई कर रही है। आखिरकार यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की नेपाल के साथ किस प्रकार से ऐसी लड़ाई छिड़ गई जिस वजह से यहाँ पर एक वॉर हुआ। ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, चलिए, तो बेसिकली इसके बैकग्राउंड को जानेंगे हम लोग यहाँ पर इस क्लास में, और ये किस प्रकार से आपका वॉर हुआ और यहाँ पर ये जो वॉर है ये आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए भाई, फिर स्टार्ट करते हैं आपके एंग्लो नेपाल वॉर से। अब सबसे पहले यहाँ पर एक चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ पर आपके नेपाल के बारे में बात कर रहे हैं, बुर्मा के बारे में बात कर रहे हैं, उससे पहले हम लोग एक चीज देखेंगे कि जो चाइना है, चाइना के बारे में हमें थोड़ी सी यहाँ पर बातचीत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, चाइना जो है, चाइना के अंदर भी हमारे हिंदुस्तान की तरह काफी सारी डायनेस्टीज थी। चाइना के अंदर भी बहुत सारी डायनेस्टीज थी, जैसे इंडिया के अंदर थी। तो वहां पर एक डायनेस्टी है जिसको हम बोलते हैं चिंग डायनेस्टी। ठीक है, बेसिकली इसका यहाँ पर लिखावट में तो ये किंग डायनेस्टी देखने को मिलती है, बट बेसिकली उसका जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज चिंग डायनेस्टी। ओके, अब चिंग डायनेस्टी जो है वो बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर इनका समय काल जो है वो रहता है 1644 से लेकर 1912 तक का। ठीक है, अब ये इतनी मतलब अगर देखा जाए ये बहुत पावरफुल डायनेस्टी है। इनके अंतर्गत यहाँ पर चाइना का तो एरिया आता ही आता है इस डायनेस्टी के अंदर, पर यहाँ पर आपका कोरिया का रीजन, कोरिया भी इनके अधीन है। ठीक है, जो वैसल स्टेट्स हैं उनमें आपका कोरिया भी आ रहा है। ठीक है, अनम यानी कि वियतनाम वाला एरिया आ रहा है, सियाम यानी कि थाईलैंड वाला, और बुर्मा, ये सारी किंगडम्स जो है वो इनके अधीन थे। ठीक है, और यहाँ पर कौन कौन से रीजन आप देखोगे जो कि इनके राज्य के अंतर्गत आते थे। एक था आपका मंगोलिया, ठीक है, और यहाँ पर आपको ताइवान का जो क्षेत्र है ये भी आपको इनके अधीन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चाइना में ये जो डायनेस्टी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ चाइना वाला एरिया ही नहीं, बल्कि यहाँ पर ताइवान, मंगोल का जो एरिया है वो भी एग्जिस्ट करता था उस टाइम पर, और कोरिया, अनम यानी कि वियतनाम, और आपका जो सियाम यानी कि थाईलैंड, और बुर्मा, ये सारे किंगडम्स जो थे वो इनके अधीन थे। यानी कि आपका ये जो बुर्मा वाला एरिया है ना, और ये आपका इंडो फ्रेंच, जो आपका फ्रेंच इंडो चाइना वाला एरिया है, ये सब एरियाज जो है वो इनके अधीन थे, यानी कि ये वैसल स्टेट्स थे। ऑलराइट, जो कि यहाँ पर जब भी राजा बोले तो उसको पैसे देने के लिए आए। ओके, तो किंग डायनेस्टी अगर देखा जाए, चिंग डायनेस्टी जो है वो बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी इस टाइम पर रही थी। ओके, तो इनका कंट्रोल जो था वो यहाँ पर अच्छा खासा आपको इन एरियाज में देखने को मिलता है। ओके जी, चलिए, अब नेपाल में क्या था कि 1559 से 1768 तक गोरखा कॉन्फेडरेसी आपको देखने को मिलेगी। कौन सी कॉन्फेडरेसी? गोरखा कॉन्फेडरेसी। ये रहा आपका मैप में नेपाल, जैसे कि आप लोग यहाँ पर नेपाल को देख सकते हैं, और यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ आपके गोरखा, जस्ट अ सेकेंड, कॉन्फेडरेसी के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 24 स्टेट्स थी, यानी कि 24 कॉन्फेडरेसीज इनको बोला जाता है, 24 राज्य बोला जाता है इनको, 24 राज्य यहाँ पर इनको बोला जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर 24
यहाँ पर इनकी जो कॉन्फेडरेशन थी उसमें आपकी 24 स्टेट्स आती थी। कितनी आती थी? 24 स्टेट्स। और ये 24 स्टेट्स यहाँ पर मिलकर बनाती थी आपकी गोरखा कॉन्फेडरेसी को। ऑलराइट, ये सब एक साथ मिलकर, ये जो 24 यानी कि 24 स्टेट्स जो है वो मिलकर क्या बनाती थी? गोरखा कॉन्फेडरेसी। अब यहाँ पर क्या होता है कि 1768 में एक राजा आएंगे जिनका नाम है किंग पृथ्वी नारायण शाह। कौन से राजा हैं ये? पृथ्वी नारायण शाह। अब जब ये राजा है ना यहाँ पर, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जितनी भी यहाँ पर कॉन्फेडरेसीज हैं, जितनी भी यहाँ पर ये स्टेट्स हैं, इनको यहाँ पर यूनाइट कर दिया। ठीक है, और इसके साथ एक बहुत ही पावरफुल किंगडम जो था वो यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ, जिसे हम नेपाल किंगडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम यहाँ पर नेपाल किंगडम बोलते हैं। ओके, तो काफी बेहतरीन, काफी पावरफुल किंगडम यहाँ पर एस्टैब्लिश होता है। अब 1788 में 1788 से लेकर 1791 तक, 1788 से लेकर 1791 तक अब ये लोग इतने स्ट्रांग हो गए थे कि इन लोगों ने ना अब अपने जितने भी पास के राज्य थे उन पर भी अटैक करना शुरू कर दिया था। तो नेपाल ने यहाँ पर सबसे पहले तिब्बत की तरफ अटैक किया और काफी बार कर भी चुके थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो रीजन है ये आपका तिब्बत का रीजन है। अब तिब्बत पर इन लोगों ने काफी बारी अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि जब इन लोगों ने तिब्बत पर अटैक करना शुरू कर दिया और काफी बार तक करते रहे, तो दलाई लामा जो है, जो कि यहाँ पर अगर देखा जाए, जो आपके यहाँ पर रिलीजियस लीडर थे दलाई लामा, तो दलाई लामा यहाँ पर चिंग डायनेस्टी के पास जाते हैं, चिंग डायनेस्टी से सहायता मांगते। देखिए कि नेपाल का जो किंगडम है, नेपाल का जो राज्य है, वो बार बार हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। आप किसी भी तरह से हमें सहायता दीजिए, जिस तरीके से ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं, हमें उनसे मुक्त कराइए। तो चिंग डायनेस्टी ने यहाँ पर क्या किया कि उन्होंने फाइनली अपनी जो आर्मी थी वो तिब्बत में भेजी और नेपाल की आर्मी को यहाँ पर खदेड़ कर बाहर निकाल दिया। तो 1791 से लेकर 92 तक यहाँ पर इनको बाहर कर दिया गया था तिब्बत से और बहुत बुरी तरीके से इनको खदेड़ के बाहर किया गया। अब चाइना वाले लोग जो थे वो नेपाल में काठमांडू तक पहुंच गए थे। जो काठमांडू का इलाका है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, ये रहा काठमांडू। तो काठमांडू तक ये लोग यहाँ पर पहुंच गए थे। अब जैसे ही ये लोग काठमांडू तक पहुंचे, यहीं पर आपके जो नेपाल वाले थे उनको बड़ा परेशानी होने लगी। ठीक है, अब नेपाल वाले सोच रहे थे कि भैया क्या करें, तो नेपाल वालों ने देखा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हिंदुस्तान में बहुत ही स्ट्रांग चल रही है। उसी टाइम पर आप देखोगे तो आपके कैनेटिक वॉर हो रहे हैं, कहीं आपके मराठा वॉर हो रहे हैं। ठीक है, बंगाल भी इनके अधीन हो चुका है, अवध भी इनके अधीन हो चुका है। तो लोगों ने सोचा कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बहुत स्ट्रांग है, तो हमें यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी से जाकर मदद लेनी चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद लेंगे तो हमें यहाँ पर सहायता मिल जाएगी और हम चाइना को यानी कि चिंग डायनेस्टी को यहाँ पर हरा देंगे। तो नेपाल जो है वो कहाँ आ गया? नेपाल आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मदद मांगने के लिए। अब तब तक क्या हुआ था कि नेपाल और चाइना के बीच में खुद ब खुद सुलह हो गई थी, पीस ट्रीटी इन लोगों के आपस के बीच में साइन हो गई थी और अब नेपाल भी चाइना के अधीन हो गया था। ठीक है, अब यहाँ तक ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अगली कहानी जो शुरू होगी, जिसकी वजह से अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि यहाँ पर जिससे सहायता मांगी जा रही थी, अब वही कंपनी इनसे लड़ेगी। क्यों लड़ेगी, ये चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। अब यहाँ पर जो ये गोरखा वाले आपके जो राजा हैं, ठीक है, ये फिर से एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। अब सोचते हैं कि भैया हम एक्सपेंशन की तरफ जाएं, हम अपने राज्य को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उन्होंने वही चीज करी। अब इनका जो एक्सपैंड करने का एरिया था, जो डायरेक्शन था, वो तिब्बत से अब शिफ्ट हो गया था इंडिया पर। तो अब ये क्या कर रहे थे, अब ये आने की कोशिश कर रहे थे हमारे प्रिय भारत में। और भारत में किसका राज्य था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ईस्ट इंडिया कंपनी इसी ताक पे थी कि भैया हमारे अलावा यहाँ पर कोई और पावर आनी नहीं चाहिए। अब जैसे ही इनको
नेपाल के इन मंसूबों के बारे में पता चलता है कि भैया नेपाल वाले जो हैं वो तो यहाँ पर आ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। अब क्या करें, अब यहाँ पर क्या होता है कि उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का, सिक्किम का, ये जितने भी एरिया थे ये लोग अपने कब्जे में कर लेते हैं। एंड इवन बिहार का कुछ एरिया जो होता है ना, बिहार के एक दो जगह जो होती है वहां तक ये लोग कब्जा कर चुके होते हैं। ये सबसे बड़ी वजह होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इस लड़ाई की, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इस चीज से परेशान हो जाती है। उनको लगा कि भैया देखो यहाँ तक आ गए तो इन्हें तो थोड़ा ही वक्त लगेगा, हम पर भी अटैक कर देंगे। तो बस ये एक वजह ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ मिल गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर छेड़ दी लड़ाई। तो एंग्लो नेपाल वॉर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसमें जो ट्रीटी साइन होगी वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को यहाँ पर ढंग से ध्यान रखना, समझना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लिखवा देती हूँ, एंग्लो नेपाल वॉर कब हुआ? 1814 से लेकर 16 तक। अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, कॉज क्या थी, नेपाल एक्सपैंड कर रहा था, कुमाऊं, गढ़वाल, ये जितने भी पार्ट थे आपके अवध के और सिक्किम के, यहां तक ये एक्सपैंड करना चाह रहा था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, वो एक चीज यहाँ पर चाह रही थी, वो चाह रही थी कि उनका जो ट्रेड है वो तिब्बत के साथ शुरू हो जाए। अब तिब्बत जो था वहां पर अच्छा खासा अगर देखा जाए तो रिच रिसोर्सफुल एरिया, और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही थी कि हम अच्छा खासा ल्यूक्रेटिव व्यापार करें तिब्बत से। तिब्बत से जो पश्मीना है, ठीक है, वहां की जो ऊन है, ये सारी चीजें बहुत बढ़िया थी। और अगर हम लोग वहां से इन सारी चीजों को लेकर आके और इस व्यापार को शुरू कर देंगे तो इसमें हमारा बहुत फायदा होगा, यानी कि हमें अच्छा खासा पैसा मिलेगा, मुनाफा होगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी मुनाफा करने से कभी भी पीछे नहीं हटती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ही चीज चाहिए थी, उन्होंने यहाँ पर नेपाल वालों से कहा कि देखो भैया, आप हमें ना नेपाल से ही एक रास्ता दे दो जिससे कि हम यहाँ पर तिब्बत में चले जाएं और अपना अच्छा खासा तरीके से व्यापार जो है वो कर सके, ठीक है ना, तुम्हें परेशानी ना हमें परेशानी। नेपालीज ने इस चीज पर मना कर दिया कि भाई ऐसा नहीं होगा, हम आपको यहाँ पर इजाजत नहीं देंगे। क्योंकि देखो नेपाल वालों को डर किस चीज का था, नेपाल वालों को डर था कि भैया देखो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने यहाँ पर सहायता दे दी तो क्या होगा कि ये अपने साथ ले आएंगे क्रिश्चियन मिशनरीज। किसको लेकर आएंगे? ये अपने साथ यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज आ जाएंगे, यानी कि धर्म जो है, एक नया धर्म हमारे देश के अंदर घुस जाएगा। और नया रिलीजन अगर इस देश के अंदर घुस गया तो यहाँ पर लोग जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे उस धर्म से, और वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस धर्म का पालन करे। जैसे आप हिंदुस्तान में देखोगे तो बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, क्योंकि स्टैब्लिश हुए, न जाने कितने आपको कॉन्वेंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो उसी हिसाब से यही डर यहाँ पर नेपाल के लोगों को लगने लगा, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर मना कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, देखो भैया आप यहाँ पर नहीं आओगे, ठीक है, आप यहाँ पर नहीं आने वाले, हम आपको यहाँ पर कोई रास्ता नहीं देंगे जिस प्रकार से आप यहाँ पर व्यापार कर सको। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि आपस में इन दोनों के बीच में अच्छी खासी लड़ाई होती है। 1816 में यहाँ पर एक संधि होती है, जो संधि आपको यहाँ पर याद रखनी बड़ी जरूरी है। कुछ भी हो जाए आप इस संधि को भूलेंगे नहीं। ये जो ट्रीटी है इसके आगे जितने भी स्टार्स मार्क करने आप कर सकते हो, ये है आपकी ट्रीटी ऑफ सुगौली। ट्रीटी ऑफ सुगौली कब हुई है? 1816 में यहाँ पर ये संधि हो जाती है, जिसमें नेपाल जो है वो सब्सिडरी अलायंस मान लेता है, यानी कि गुलाम बन जाता है एक तरीके से, और जो गढ़वाल और कुमाऊं वाला रीजन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। यहाँ पर नेपाल जो है वो सिक्किम को भी यहाँ पर छोड़ देता है। अब यहाँ पर एक और चीज होती है, जब यहाँ पर नेपाल से जो आपके गुरखा हैं वो जब लड़ रहे थे तो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये चीज देखी कि भाई ये तो कितने बेहतरीन, मतलब एक तरीके से देखा जाए वॉरियर्स हैं, इनको तो यहाँ पर रिक्रूट करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि इतने बढ़िया तरीके से ये लोग यहाँ पर लड़ाई करते हैं, इतने जोशीले और इतने बढ़िया। मतलब आज भी अगर आप देखोगे तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपकी जो गुरखा है, ठीक है, गुरखा को यहाँ पर रिक्रूट किया था ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, ठीक है, और यहाँ पर आज भी जो गुरखा रिक्रूटमेंट है वो आज भी होता है। ब्रिटिशर्स जो हैं आपके वो यहाँ पर रिक्रूटमेंट करके लेके जाते हैं। इंडिया में भी काफी स्टैब्लिश्ड है।
ऑलराइट, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि रिक्रूटमेंट होता है आपके गुरखास का ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। 1857 की लड़ाई में भी ना इन्हीं गुरखास ने आपके ब्रिटिश इंडिया की बहुत मदद करी थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत मदद करी थी। 1857 की जो लड़ाई थी उसे सप्रेस करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी, अदरवाइज अगर आपकी 1857 की लड़ाई बहुत ज्यादा यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती तो इट वुड बी लाइक इम्पॉसिबल फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी कि वो उसे सप्रेस कर पाए। ओके, तो जो रिक्रूटमेंट है आपके गुरखास का, गुरखा वॉरियर्स का, यहाँ पर आप देख सकते हो इनका जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पर आज भी होता है। ओके, आज भी यहाँ पर होता है इनका रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पर देखिए एडवांटेज क्या क्या मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो एक्सेस मिल गया यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, तिब्बत की तरफ जाने का एक्सेस यहाँ पर मिल गया था। और दूसरी चीज यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर रिक्रूटेड हैं आपके गुरखास। ओके, किसमें, जो आपके ब्रिटेन है, ब्रिटेन की आर्मी में, हमारे हिंदुस्तान की भी आर्मी में यहाँ पर आपके जो गुरखा वॉरियर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर एडवांटेजेस क्या क्या मिले थे, ये एडवांटेजेस मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। एडवांटेज में फर्स्ट एडवांटेज यहाँ पर आप देखोगे कि अब इनको मिल चुका था एक्सेस। इजीली ये लोग यहाँ पर व्यापार जो करना चाह रहे थे वो व्यापार कर सकते थे, ठीक है। हिल स्टेशन इन्होंने यहाँ पर डेवलप कर लिए थे, जैसे कि मसूरी और शिमला, मतलब इनको ये इन्होंने अपनी समर प्लेसेस बना रखा था। शिमला को तो बेसिकली उन्होंने कैपिटल घोषित कर रखा था, है ना। तो अब जब भी इनको गर्मी लगती थी, क्योंकि देखो अंग्रेज जिस पर्टिकुलर आपके जो ब्रिटिशर्स वगैरह हैं ये जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर में पले बड़े हैं, ठीक है, वो चीज इनको यहाँ पर नहीं मिल रही थी। यहाँ पर जो गर्मी थी वो बहुत अत्यधिक पड़ रही थी और इसकी वजह से इनको जब परेशानी होती थी तो ये लोग क्या करते थे, ये चले जाते थे हिल स्टेशंस। ओके, तो जब भी यहाँ पर समर्स का सीजन आता था तो आपके अंग्रेज जो थे वो आपको हिल स्टेशंस में देखने को मिलेंगे। फिर जो गुरखा थे उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन कर ली थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी, और नेपाल से चाइना का भी इन्फ्लुएंस जो था वो खत्म हो गया था, ठीक है। नेपाल से जो आपका चाइना का इन्फ्लुएंस था वो भी यहाँ पर खत्म हो गया था। ऑलराइट, अब देखो वैसे तो यहाँ पर चाइना के साथ इनकी नेपाल वालों की संधि थी, ठीक है, तो यहाँ पर चाइना वाले आ सकते थे इनकी मदद करने के लिए, बट वो आए ही नहीं। ओके, चलिए अब यहाँ पर आपकी जो एंग्लो नेपाल वॉर है वो यहाँ पर क्लियर हो जाता है आप लोगों को, ठीक है। कोई भी डाउट अगर आपको इससे रिलेटेड आएंगे तो आप लोग मुझसे यहाँ पर पूछने वाले हो। ओके, और अगर यहाँ पर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको जरूर लाइक करना। चलिए अब यहाँ पर हम लोग दूसरे वॉर की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसे हम बोलेंगे एंग्लो बुर्मा वॉर। ओके, एंग्लो नेपाल वॉर सबको क्लियर हो गया होगा। एंग्लो जो बुर्मा वॉर है इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बुर्मीज के साथ किस प्रकार से होगी लड़ाई, इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए, तो बुर्मीज बुर्मा यानी कि आज का म्यांमार, ठीक है, आज का जो म्यांमार है उसको पहले बुर्मा बोला जाता था। और ये जो लड़ाई है ये किस प्रकार से यहाँ पर हुई इसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए हर जगह लड़ाई एक ही चीज की थी, 4 कदम अगर किसी ने किसी भी जमीन को हासिल करने के लिए बढ़ा लिए ना, बस वहीं पर जंग छिड़ जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि भैया वो तो खुद यहाँ पर आए थे खुद का अपना वो एक्सपैंड करने के लिए, और वो कैसे बर्दाश्त कर लेंगे यहाँ पर किसी और देश को या किसी और राज्य को हिंदुस्तान में पैर फैलाते हुए। अब बुर्मा की एक डायनेस्टी थी जिसको हम बोलते हैं कोनबांग डायनेस्टी। अब देखो प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं, आई रियली डोंट नो, बट इफ द प्रोनाउंसिएशन इज नॉट राइट तो आप लोग यहाँ पर प्लीज देख लेना, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर मुझे नहीं पता कि यहाँ पर किस तरीके से म्यांमार में इसको प्रोनाउंस किया जाता है, बट जो मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, ठीक है, उसको सच्चा मत समझना। सो दिस इज बेसिकली स्पेलिंग्स जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। तो दिस इज कोनबांग डायनेस्टी। तो कोनबांग डायनेस्टी जो थी बहुत पावरफुल डायनेस्टी थी, ठीक है, जिसमें हमारा आज का नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वो भी इनके कब्जे में ही था। ओके, उस टाइम पे आपका जो बुर्मा था वो काफी बड़ा हुआ करता था। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो मणिपुर है हमारा, ठीक है, और हमारा नागालैंड वगैरह ये जो एरिया है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये सब एरिया इसमें आता था, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर क्या होता है 1820 में, अब देखो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कोनबांग डायनेस्टी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अब कोनबांग डायनेस्टी जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थी तो क्या होगा कि वो अपने आप को एक्सपैंड करेंगे,
और एक्सपेंशन ही तो यहाँ पर सबसे बड़ी जड़ है लड़ाई की। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने एक्सपैंड करना जब शुरू किया तो 1820 में इनकी लड़ाई हुई अहोम से। हमारी अहोम डायनेस्टी जो थी, ठीक है, अहोम डायनेस्टी थी असम की तरफ, तो उनसे हो जाती है इनकी लड़ाई, ठीक है। अब यहाँ पर असम पर जब ये कब्जा कर लेते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ा दुख पहुंचता है कि भैया ये कैसे, अगर इन लोगों ने असम पर कब्जा कर लिया तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर तो ये 2 कदम लगेंगे, ये तो हमारी तरफ भी आ जाएंगे, हमारे दरवाजे पे आके हमें बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अब क्या करें? तो ये एक बड़ा कारण रहता है यहाँ पर लड़ाई का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो पहला बुर्मीज वॉर होता है, देखो सबसे पहला वॉर जो है ना वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड थर्ड जो वॉर है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यही जो आपकी इसमें जो ट्रीटी होगी, ठीक है, उसी ट्रीटी के बेसिस पर हमारा जो बॉर्डर है वो यहाँ पर सेट होगा। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पर देखिए कॉजेस क्या थे यहाँ पर लड़ाई के, ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला कॉज यहाँ पर आप देखो तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर था थ्रेट कि यहाँ पर ये असम पर तो कब्जा कर चुके पर बंगाल तक ये यहाँ पर ना पहुंच जाए। दूसरा था कि देखिए फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस था बुर्मा किंगडम में वो काफी ज्यादा था, तो फ्रेंच का यहाँ पर इन्फ्लुएंस काफी था जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को लग रहा था डर, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही थी भैया अभी तो कैनेटिक वॉर से इनको बाहर कराए, ठीक है, देश से, अगर ये फिर से आ गए तो यहाँ पर तो और मुसीबत हो जाएगी। तीसरा यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर था सबसे बड़ा रिसोर्सेस का चक्कर, ठीक है, वही चीज जो यहाँ पर इनको तिब्बत से चाहिए थी वही चीज इनको चाहिए थी आपके बुर्मा से, वहां की जो लकड़ी थी, ठीक है, वो यहाँ पर बहुत बेहतर थी, तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर इनको चाहिए थी बुर्मा से। जब इन्होंने देखा कि भाई बुर्मा तो काफी रिसोर्सफुल जगह है, यहाँ से तो हमें बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, तो इस वजह से यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यहाँ पर जंग छेड़ दी, मतलब ये मौके ढूंढते थे और इन्होंने जबरदस्ती के मौके ढूंढे थे, हमेशा जबरदस्ती के मौके ढूंढते थे ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी राज्य से लड़ने के लिए। तो 1824 में ये जो लड़ाई है वो यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। कब होगी? 1824 से 1826 तक। तो 1824 में क्या होता है कि यहाँ पर जंग छिड़ जाती है, जिसमें क्या होता है कि हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इनका जो रंगून का रीजन है, रंगून सुना है ना, रंगून का एक गाना भी सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून, तो वही रंगून वाला रीजन जो है वो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्यूपाई कर लेती है। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आपको रंगून देखने को मिल रहा होगा, इस पर करती है कब्जा, ठीक है, इस पर कब्जा कर लेती है और उसके बाद इनकी जो कैपिटल है अवा, अवा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये रहा अवा, अवा जो है यहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंच जाती है। अब अवा वाज अ वेरी, मतलब इट्स लाइक कि अगर एक देश की कैपिटल हो, ठीक है, एक राज्य की कैपिटल हो, वहां तक अगर कोई पहुंच जाए तो और भी ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम की बात है। तो इनके बीच में यहाँ पर 1826 में 1826 में होती है ट्रीटी, जिसे बोलते हैं हम ट्रीटी ऑफ यानदबो। ठीक है, और ये ट्रीटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस ट्रीटी के बेसिस पे ही हमारे देश का जो बॉर्डर है वो यहाँ पर आपको सेट होता हुआ नजर आएगा। ओके, अब देखिए इस ट्रीटी के हिसाब से यहाँ पर सबसे पहली चीज थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन लोगों से मांगी थी वॉर इंडेमनिटी, कितने की? 1 करोड़ रुपए की वॉर इंडेमनिटी मांग ली, 1 करोड़ रुपए की। फिर मणिपुर को अपने कब्जे में कर लिया था, ठीक है, और उसके बाद अगर देखा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अरक्कन जो प्रोविंस है वो भी अपने कब्जे में कर लिया था। देखो ये अरक्कन प्रोविंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये अरक्कन प्रोविंस भी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था, और यहाँ पर आपको जो यहाँ पर जो तेनासरिम दिख रहा है ना, इसको भी अपने कब्जे में कर लिया था। इन रीजन्स को यहाँ पर आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपने कब्जे में कर लिया था, और एक ब्रिटिश रेजिडेंट अब यहाँ पर आवा में भी देखने को मिल रहा था। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो आपके बुर्मा है वो यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस को कर लेते हैं कबूल। ओके, चलिए अब यहाँ पर पहली वॉर
यानी कि पहली लड़ाई खत्म होती है, दूसरी लड़ाई यहाँ पर शुरू होगी। दूसरी लड़ाई को यहाँ पर देखते हैं हम। तो दूसरी लड़ाई भी जो है ना, वो भी यहाँ पर जबरदस्ती की लड़ाई होगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चाहिए था, बहाना चाहिए था लड़ाई करने का। तो अगला वॉर जो है वो होगा आपका 1852 में, 1852 में, ठीक है। अब ये सेकेंड एंग्लो बुर्मीज वॉर जो है 1852 में, आप बिल्कुल सही, 1852 में यहाँ पर होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए था कि यहाँ पर जो रिच फॉरेन रिसोर्सेज हैं बुर्मा की, वो उनको यहाँ पर मिले, ठीक है। और वो यहाँ पर आपके जो बुर्मीज थे उन्होंने मना कर दिया था। बेसिकली उन्होंने यहाँ पर, क्योंकि आप देखो ये हद से ज्यादा किसी जगह का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है, वो भी तो यहाँ पर ठीक नहीं है, उनके यहाँ पे भी तो लोग हैं, वो भी तो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। अब वो ना करें, यही लोग करते रहे। अब इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मौका मिल गया लड़ाई करने का, ठीक है। तो इस वजह से इन लोगों ने जबरदस्ती लड़ाई का बहाना ढूंढा और लड़ाई छिड़ दी। इन्होंने क्या किया, जो बुर्मीज शिप थी उनको अपने कब्जे में कर लिया था। और इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी वो आगे तक चली गई थी यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने जो पेगू का जो इलाका है वो तक अपने कब्जे में कर लिया था। यानी कि अगर आप देखोगे तो उन्होंने अच्छा खासा, पेगू यहाँ पर आपको दिख रहा है, पेगू देखो मैं दिखा देती हूँ, ये रहा पेगू, ठीक है, इसको भी अपने कब्जे में कर लिया था। अगर आप ढंग से देखो तो उन्होंने अच्छा खासा कोस्टल एरिया जो है बुर्मा का वो कर लिया था अपने कब्जे में। हद से हद जितना भी कोस्टल एरिया था वो आ चुका था अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। ओके, तो ये थी आपके सेकेंड एंग्लो बुर्मा वॉर की कहानी। जैसे तैसे करके यहाँ पर बुर्मा जो था वो अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। जैसे कि हमें 1947 में यहाँ पर आजादी मिली आपके ईस्ट इंडिया कंपनी से, यानी कि ब्रिटिश राज्य से। उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो आपके जो बुर्मा है उसको 1948 में यहाँ पर आजादी मिली, 1948 में। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बुर्मा वॉर में फर्स्ट ट्रीटी जो है वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पहला वॉर है वही इंपॉर्टेंट है, और ये जो ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ यानदबो, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका नाम यहाँ पर याद रखना, क्या था इस ट्रीटी में, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। ओके, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होंगी। आप अगर कोई भी डाउट आप लोगों को आते हैं तो आप क्या करोगे, आप लोग यहाँ पर मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जो हैं वो पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप क्या करोगे, आप उसे लाइक करोगे, शेयर करोगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, बट इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स तो अपने डाउट्स को जरूर पूछना। चलिए अगली क्लास में मैं आपको बता देती हूँ हम लोग क्या करेंगे। हम करेंगे सिख वॉर को कवर, सिख वॉर को करेंगे कवर, और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको लिए क्लास लेकर आऊंगी सब्सिडरी अलायंस पे। ओके, सब्सिडरी अलायंस पर एक क्लास लेंगे हम लोग उसके बाद। ऑलराइट, चलिए, तो अब तक यहाँ तक आपको जितनी भी चीजें क्लियर हुई हैं, जितनी भी चीजों में डाउट रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, चलिए, so bye bye everyone, take care and have a wonderful day ahead. Bye all of you, bye bye.